इस सत्र के अध्यक्ष सुरेश द्रविड़ जी, हमारे अतिथि वक्ता प्रोफेसर जम्बुलकर जी, प्रस्तावक मनोज कुमार जी, संचालक महोदय और साथियों, ये भारत के शिक्षा के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है और तकरीबन 34 साल बाद आ रही है। हालांकि 2000 के दशक में हम लोग ये मान के चलते थे कि जो ज्ञान है वो इतनी तीव्रता के साथ बढ़ता चला आ रहा है कि 5 साल में डबल होता चला जा रहा है। इसलिए किसी भी देश के लिए जहां ज्ञान हर 5 साल में बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी नीति भी 5 साल में बननी चाहिए। और आज के समय में तो नॉलेज का एक्सप्लोजन ऐसा है जब हम कह रहे हैं कि 2.5 साल में जो एंटायर नॉलेज है इट बिकम्स डबल। तो निश्चित रूप से हर 2.5 साल के बाद हमारी शिक्षा की नीतियां आनी चाहिए, लेकिन हमारी शिक्षा की नीति 34 साल बाद आती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा की इस नीति को जो सरकार ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है उसकी लाइन से लाइन को पढ़ के समझा जा सकता है, या उसकी भी एक बैकग्राउंड है वो समझनी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना इस शिक्षा नीति 2020 पर सरकार के सहयोगी संगठन, सरकार जो जिस दल की है उसके मातृ संगठन द्वारा चर्चा हुई है, इतनी चर्चा शिक्षा नीति पर इससे पहले कभी नहीं हुई। ये पहला मौका है जब इतनी गंभीर चर्चा सरकार और सरकार जिस कोख से जन्म लेकर आई है उसने की है, उतनी चर्चा आज तक शिक्षा नीति पर भारत के शिक्षा के इतिहास में कभी नहीं हुई। इसलिए हमें थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड को समझना चाहिए। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मेरे से कहा है कि थोड़ा सा हायर एजुकेशन पे फोकस आप करेंगे, लेकिन जम्बुलकर साहब ने उस पर थोड़ा सा काम करके मेरा और रास्ता जो है आसान कर दिया है। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस शिक्षा नीति पर चर्चा करनी शुरू करी, उसके पैरेलल इस शिक्षा नीति का असर मूल निवासी बहुजनों पर क्या होने वाला है, हमने भी लगातार इसकी चर्चाएं करनी शुरू कर दी। बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशनों में, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से फील्ड में, और उसके बाद एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर बहुत सारे समय हम लोगों ने इस शिक्षा नीति पर चर्चा की। और उस चर्चा के उन बिंदुओं को हमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जिससे यह साबित होता है कि किस तरह से यह शिक्षा नीति मूल निवासी बहुजनों के खिलाफ एक षड्यंत्र स्थापित होगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए ले जाना चाहता हूं कि यह शिक्षा नीति बनी कैसे। यह शिक्षा नीति जो सदस्य इसमें हैं, हमें यह बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए कि उन्हीं सदस्यों ने इस शिक्षा नीति को बनाया है। जैसे ही सरकार आई और सरकार ने इस बात पर बल दिया कि हमें जो भारत की जो जातिगत और वर्ण की परंपराएं हैं उनको कैसे हम भारत के जो भविष्य के नागरिक हैं उनमें डालें, तो उसके लिए हमें कुछ शिक्षा की व्यवस्था में ही कुछ करना पड़ेगा। और आप लोगों को ध्यान होगा कि जब 2014 में सरकार बनी तो पहली बार जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं शिक्षा को दिशा देने का काम करती थीं,
वहां इस तरीके के लोगों को बिठाया गया जिन लोगों ने इस ब्राह्मणी व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश करनी शुरू कर दी। आपको पता होगा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो अध्यक्ष है वो एक इस तरह के आदमी को बनाया गया जो बाकायदा रिसर्च पेपर प्रस्तुत करता है कि जो जाति है उसको कैसे वैलिडिटी दी जाए, कि जाति किस तरीके से भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। और ऐसे आदमी को सरकार इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की जिम्मेदारी देती है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो स्थापित करें कि जो आर्य हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। और ऐसा उन्हें क्यों करने की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि आप इस हॉल में बैठे हुए जो चर्चाएं आप लोगों ने करी और आर्य और अनार्य की संकल्पना को जैसे ही क्षेत्र में स्थापित किया, उनके सामने उनके वजूद का संकट खड़ा हो गया कि हम यदि इस देश में विदेशी हैं और एक बड़ा जो यहां का मूल निवासी है वो ये पहचान चुका है तो अब क्या करना होगा। इसलिए वो क्या कर रहे थे कि पहले वो मान्यता देने की बात कर रहे थे जाति और वर्ण को, और दूसरी बात वो कर रहे थे कि जो आर्य हैं वो भी इस देश के मूल निवासी हैं। उससे पहले भी कोशिश की गई, लेकिन ये सरकार बनने के बाद के एफर्ट्स थे। और तीसरा जो एफर्ट था वो था कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए और लागू करी जाए। नई शिक्षा नीति जो फैक्ट्री में तैयार हुई वो आरएसएस की फैक्ट्री में तैयार हुई, और आरएसएस की फैक्ट्री में तैयार होने के बाद जहां उनके खास लोग बैठे थे जिन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के रूप में, उनको वो पकड़ा दी गई और वहां से उनको ये कहा गया कि इस पॉलिसी पर पूरी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक विश्वविद्यालयों की तरफ से आना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस में यह संदेश जाए कि यह शिक्षा नीति आरएसएस का मसौदा नहीं है, बल्कि भारतीय विश्वविद्यालयों में जो विद्वान लोग बैठे हैं उनकी कोख से निकला हुआ है। अगस्त 2016 में वो डॉक्यूमेंट आया, चर्चाएं हुई, चर्चाएं हर एक तरह से हुई, लेकिन फ्री एनवायरनमेंट में चर्चाएं नहीं हुई। वाइस चांसलर्स ने बुलाया, हम लोगों को भी हायर एजुकेशन पर चर्चा करनी थी और सीधा सीधा ये था कि भाई हमें पॉजिटिव इनपुट्स जो है गवर्नमेंट को उस पर देने हैं और हमें डिस्कशन करना है। उसके बाद कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने कुछ पॉइंट्स पर वीटो पावर का यूज किया, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुए। फाइनली गवर्नमेंट ने उस पूरी की पूरी कमेटी को अलग किया, दूसरी कमेटी बनाई और दूसरी कमेटी में जो सदस्य थे उसमें एक शेड्यूल कास्ट का आदमी रखा गया फेस वैलिडिटी के लिए, एक माइनॉरिटी का रखा गया और एक शेड्यूल ट्राइब का भी आदमी रखा गया कि सब ये जो पॉलिसी बना रही है वो यहां का शासक वर्ग नहीं बना रहा, बल्कि यहां का जो भारत के संविधान के बाद जो एक नया वर्ग तैयार हुआ है वो बना रहा है। और उसके बाद वो पॉलिसी बनी और बाद में 60 पेज के आसपास की ये पॉलिसी बनी। पहली पॉलिसी 8 पेज के आसपास की बनी, दूसरी 37 पेज की बनी और तीसरी तकरीबन 60 पेज के आसपास की ये पॉलिसी बनी। अब देखिए, हमें इससे पहले और आगे की तरफ जाएं तो हमें उस समय की चर्चा करनी होगी जरूर जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा है। 1947 में हमें आजादी मिली, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और इससे पहले कि भारत का संविधान बनकर तैयार होता और लागू होता, उससे पहले ही जो ये तय हो गया कि कौन शासक वर्ग होगा, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट करता है राधा कृष्णन की अध्यक्षता में,
और वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, हायर एजुकेशन के लिए बात है। उसका बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक निष्कर्ष निकलता है कि उस राधा कृष्णन कमीशन के माध्यम से हम एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो नवोदित राष्ट्र में के जो विभिन्न क्षेत्र होंगे उन विविध क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाली मैन पावर होगी या वर्क फोर्स होगी। वही शासक वर्ग बनने वाला था, चाहे वो राजनीति में था, चाहे वो इंडस्ट्री में था, चाहे वो सोसाइटी में था, वो वहीं से निकला। उसके बाद भारत का संविधान लागू होता है और भारत के संविधान के साथ एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आप लोगों को पता है आर्टिकल 45 के माध्यम से वो स्थापित करती है कि भाई 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। मतलब भारत का जो संविधान है वो जिम्मेदारी किस पर देता है, वो राज्य पर जिम्मेदारी देता है कि राज्य का ये कार्य होगा कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भारत के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराए। और ये जो इकलौता अनुच्छेद था ये एक समय सीमा के साथ बांधा गया कि इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर राज्य को ये कर देना पड़ेगा और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना होगा। आज भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और वो क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि शासक वर्ग का जो चरित्र है वो इस तरह का है कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त इसलिए नहीं करना चाहता कि यदि वो 1960 में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता तो मुझे लगता है हम इस लड़ाई को आज जिस मुकाम पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इससे बहुत कई गुना आगे निकल चुके होते। मनोज कुमार जी ने कहा है ना, हमारे आंदोलन का जो आधारभूत स्तंभ है वो शिक्षा है और वो इस शिक्षा से ही वंचित हम लोगों को करने पे लगे हुए हैं एक और अनेक कारणों से। तो उस एंगल पे हम लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए। और बार बार इस पॉलिसी ने यूएस के साथ कंपैरिजन किया है बहुत सारे इश्यूज पर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं। उनके अध्यक्ष के नाम से कोठारी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जो 1964 में बना। और वो कमीशन था जो एक चैप्टर उस समय दे रहा था कि भारत के बच्चों में किस तरीके से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का इक्वलाइजेशन होगा, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद 1986, 1968 और 86 की पॉलिसी में वो सारी चीजें शामिल हुई कि किस तरह से भारत के बच्चों में हम समान अवसर शिक्षा के उपलब्ध कराएंगे। मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से फॉल्टी रहा वो बात दूसरी है। लेकिन अमेरिका में 1964 में ही एक कमीशन अपॉइंट हुआ जिसको कोलमेंस कमीशन कहते हैं। और वो कमीशन टोटली डेडिकेटेड था कि हाउ टू इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि शैक्षिक अवसरों की समानता किस तरह से अमेरिकन सोसाइटी में विशेष रूप से काले और गोरों में पैदा होगी, उसके लिए वो था। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी ये मान चुकी थी कि हम काले और गोरे के भेद को यदि मिनिमाइज नहीं कर सकते, कमतर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे आने वाले समय में अमेरिका का जो समाज है उसके सामने बहुत विकट परिस्थितियां पैदा होंगी। तो उन्होंने ईमानदारी से उस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लागू भी किया। और लागू करने के बाद हम जानते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी किस तरह की है। और हमारे यहाँ भी चर्चा हुई, लेकिन लागू किस तरीके से हुआ इस चीज को हम लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीति होना एक अलग बात है, लेकिन नीयत होना दूसरी बात है। यहां का जो शासक वर्ग है वो नीति तो ला रहा है, लेकिन उस नीति को लागू करने की जो नीयत उस पे होनी चाहिए वो नीयत बिल्कुल भी उसके पास नहीं है। अब जब इस पॉलिसी की तरफ आते हैं तो वो इस तरह की बातें कर रहा है कि जिसको शायद उस उद्देश्य को हम प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग।
2000 के आसपास जो हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था वो 5% के आसपास था, और जैसे ही हम 2010 के आसपास जाते हैं वो 5% का 12, 13, 14% के आसपास एनरोलमेंट रेशो बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 1950 से जब हम कोशिश कर रहे थे तो 2000 तक लाते लाते केवल 5% जो एलिजिबल एज ग्रुप माना जाता है एजुकेशन का 18 से 23 वर्ष, हम केवल 5% लोगों को हायर एजुकेशन में ला पाए। फिर ऐसा क्या किया कि हमने अगले 10 साल में वो 12% के आसपास उसको ले आए, मतलब 7 और 8% के आसपास हमने एक साथ बढ़ा दिया 10 साल में। हुआ क्या कि 2000 के बाद से बहुत तेजी से जो हायर एजुकेशन में प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो खुलने शुरू हुए, और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि भाई आ जाओ, रजिस्ट्रेशन करा दो, फीस दे दो, उसके बाद आपको आने की जरूरत नहीं है, केवल जब परीक्षा होगी परीक्षा में आने की जरूरत है, और उसके बाद भी हम तुम्हें व्यवस्था करेंगे, किसी तरह से पास करा देंगे और आप इत्मीनान से घर जाना। एक और चीज हुई यहीं इसी जगह कि जब हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को जब हम अपोज कर रहे थे तो वहां उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया, और वो लॉलीपॉप ये था कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो फीस होगी प्राइवेट कॉलेजेस में, उस फीस को सरकार देगी और बाद में स्कॉलरशिप भी देगी। तो हमारे लोग जो थे उस झांसे में पड़े, उस चाल में फंसे, और उसने क्या करा कि हाँ भाई जब प्राइवेट कर रहे हैं तो ये कर दे, हमें इससे क्या मतलब। सरकार ने हमको ये आश्वासन दिया है कि हमारे बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो स्कूल की फीस सरकार देगी। हमारा एनरोलमेंट वहां होने शुरू किया, और प्राइवेट कॉलेजेस ने, आपको यदि याद हो, क्योंकि मैं तो उस सिस्टम से ही जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारे कॉलेज जब एड निकालते हैं तो मुझे भी भेज देते हैं, उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता था नीचे कि SC ST स्टूडेंट्स का 0 फीस पर एडमिशन दिया जाएगा। गांव गांव वो अपनी वैन और कार लेकर जाते थे, शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाते थे, और स्टूडेंट को कॉलेज नहीं आना होता था, वहीं उसका एडमिशन कराते थे, और ठीक है आने की जरूरत नहीं है, और जो समाज कल्याण विभाग है उससे मिल मिलाकर उनकी जो सरकार का हिस्सा आना था जो बच्चों की फीस के लिए, उसको ले लिया करते थे, और उसके बदले में क्या होता था कि वो इंस्टीट्यूशंस ग्रो होते थे, विकसित होते थे, वो विकसित होते चले गए। और जब वो विकसित हो गए तो आज की स्थिति क्या है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को मना कर दिया पूरे तरीके से। वही सरकार है जो केंद्र में एक तरफ कह रही है कि हम इक्विटेबल डेवलपमेंट करेंगे, जो सोशली एजुकेशनली डेप्राइव्ड ग्रुप्स है उनका। अब वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं कर रही है, जबकि 1986 की जो पॉलिसी है वो स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट की कैसी एजुकेशन होगी, शेड्यूल ट्राइब की कैसी एजुकेशन होगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैसी एजुकेशन होगी, वुमेन्स की कैसी एजुकेशन होगी, माइनॉरिटीज की कैसी एजुकेशन होगी, वो इस तरफ फोकस कर रही है। लेकिन ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इन सब के लिए एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडेंटिटी है उसको किनारे करके एक वर्ड यूज कर रही है, सोशली एंड एजुकेशनली डेप्राइव्ड ग्रुप्स, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। फिर इनके जो डेप्राइवेशन है वो डेप्राइवेशन भी अलग अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास क्यों आइडेंटिफाइड है? क्योंकि उनके जो एरिया ऑफ डेप्राइवेशन है वो अलग है। तो सरकार ने क्या कर दिया कि भाई अब हम जो 0 फीस पर एडमिशन देते थे वो 0 फीस पर हम नहीं देंगे, और जिसको एडमिशन लेना है वो अपनी फुल फीस दे। और असर ये हुआ है कि इस बार बीएड जो हमारा जॉइंट स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें तकरीबन 5 राउंड काउंसलिंग करने के बाद भी तकरीबन 36% के आसपास जो सीट्स हैं वो अभी भी खाली रह गई हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे जो एडमिशन ले लिया करते थे, उस पर कि सरकार जो है
हमारी फीस को कंपनसेट कर देगी। सरकार ने पूरे तरीके से हाथ खड़े कर लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो बच्चे पूरी तरीके से डेप्राइव्ड ऑफ हैं। मैं इस बात को इसलिए चर्चा कर रहा था नीति और नीयत के कॉन्टेक्स्ट में कि एक तरफ केंद्र सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि हम एक स्पेशल केयर करेंगे कि सोशली एंड एजुकेशनली डेप्राइव्ड ग्रुप्स के लिए हम ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिससे कि उनका जो ड्रॉप आउट है वो ड्रॉप आउट रुक सके। और दूसरी तरफ वही सरकार उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी उसकी योजनाएं बना रही है और शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए वो इस तरह का शासनादेश निकाल दे रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो नीति है उस नीति का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके का होना है। दूसरी चीज, सरकार का बार बार फोकस है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वो कैसे प्रोवाइड होगी, क्वालिटी एजुकेशन वो कैसे प्रोवाइड होगी, इस चीज पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि यदि हमने बहुत ध्यान नहीं दिया तो तकरीबन 10 करोड़ जो बच्चे हैं वो 10 करोड़ बच्चे इलिटरेसी की तरफ चले जाएंगे। और निश्चित रूप से जब हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और एक स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वो ड्रॉप आउट को मिनिमाइज करने के लिए कर क्या रहे हैं कि एजुकेशन में एक नया एक्सपेरिमेंटेशन करने जा रहे हैं और जिससे एजुकेशन की जो मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था एलिमेंट्री एजुकेशन को, वो पूरी तरीके से मूल निवासी बहुजनों के नजरिए से नष्ट होने जा रही है। वो कह रहे हैं हम टीचर्स अपॉइंट नहीं करेंगे, टीचर्स अपॉइंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम टीचर्स अपॉइंट नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या कि हम पूरे देश में आंगनवाड़ी रन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी चला रहे हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम 6 महीने की और 1 साल की ट्रेनिंग देंगे और वो 6 महीने और 1 साल की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग भी डिस्टेंस मोड से दी जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से दी जाएगी। एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च कर दिया जाएगा, चैनल को देखने के बाद टीचर्स तैयार करे जाएंगे और उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम अपग्रेडेड कर देंगे टीचर्स में। अब टीचर्स में अपग्रेडेड, यदि ऐसे टीचर अपग्रेडेड हो जाता रातों रात तब तो फिर समस्याएं खत्म हो जाती। फिर क्यों दुनिया के देश स्पेशल फोकस कर रहे हैं टीचर प्रिपरेशन पर, क्यों फोकस कर रहे हैं? क्यों कोठारी एजुकेशन कमीशन से कह रहा था कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, कि भारत के जो राष्ट्र है, भारत का जो भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में बनता है। क्योंकि कक्षाओं में तो तभी बनेगा कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच कितने डिस्कशन, सीरियस डिस्कशंस होंगे जो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इस चीज को थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा और यदि थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ चीजों को देखें तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस की तरफ काफी फोकस है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस के माध्यम से वो सरकार ये स्थापित कर रही है कि भारत अभी रिसर्च के एरिया में तकरीबन 0.67% के आसपास इन्वेस्टमेंट करता है और कोरिया, जो साउथ कोरिया है, वो 4.2 ऑफ द जीडीपी जो है उसका आसपास खर्चा करता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम इसमें बढ़ाएंगे जिससे कि जो रिसर्च है उसको प्रमोट कर सकें और हमारा वर्ल्ड रिसर्च शेयर जो है वो इंप्रूव हो सके। इसीलिए वो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और तीसरा ऑटोनॉमस कॉलेजेस की जो संकल्पना है उसको कर रहे हैं कि कॉलेज अपनी डिग्री खुद देनी शुरू करें। इस तरह की जो संकल्पना है वो बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन साथियों ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट इस बात पर पूरी तरीके से खामोश है कि जो बजटरी प्रोविजंस है वो कहां से आएंगे। इस बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि 6% ऑफ द जीडीपी हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, जो 1964 कोठारी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी तकरीबन आज से 50 साल पहले भी,
कि हम 64% वो 6% ऑफ द जीडीपी जो है एजुकेशन पर खर्च करेंगे, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट फिर से वही दोहरा रहा है, लेकिन वो 6% ऑफ जीडीपी कहां से आएगा इस बात पे पूरी तरीके से साइलेंट है, बिल्कुल खामोश है, कहां से आएगा। इसलिए जो प्रोफेसर जम्बुलकर जिस बात की बात कर रहे थे कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक और ट्रिपल पी, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर उनका फोकस है, ट्रिपल पी मॉडल, पीपीपी मॉडल, इस पर फोकस है। और हम लोगों का ये एकदम निष्कर्ष है, और पहली वाली जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इवोल्यूशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट था, वो इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को और प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक को कह रहा था कि भाई ये इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने रन किए हैं, दे आर रनिंग एजुकेशन एज टीचिंग शॉप्स, दे आर सेलिंग डिग्रीज, ये डिग्रियों को पूरी तरीके से बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन जिस चीज को आज तक हम लोग पूरी तरीके से हम कह रहे थे कि राज्य की जिम्मेवारी होगी, बाबा साहब बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि राज्य की जिम्मेवारी होगी और राज्य को वो जिम्मेवार बना रहे हैं, सरकार अब पूरे तरीके से सामने आ गई है कि वो एजुकेशन को पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों के हाथ में कर देना चाहती है। और वो कैसे होती है? स्कूल जैसे हुए हैं ऐसे होगी। हमारी सोच बनेगी धीरे धीरे कि जो स्कूल एजुकेशन है सरकारी, वो केवल मिड डे मील खिलाने के लिए है, इसलिए हम जैसे लोग जो है अपने स्कूलों बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालेंगे। ठीक उसी तरीके से आने वाले दिनों में क्या होना है कि सारी सरकारी नीतियां के मंत्री जी का कार्यक्रम है। मैंने पिछले 5 साल इस चीज को देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जो पहली बार ऐसा लगा कि पता चला मंत्री जी का कार्यक्रम है और हम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अपने बच्चों को वहां भेज दो मंत्री जी के कार्यक्रम में। तो होगा क्या कि थोड़े दिन के बाद मानसिकता बनेगी लोगों की कि सरकारी स्कूल, जो सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, वो सरकार की नीतियां लागू करते हैं, और सरकार की नीतियां लागू करते हैं तो उनका काम है कि जब मंत्री जी आएंगे तो उनके अभिवादन में विद्यार्थी वहां जाएंगे, वहां पढ़ाई होती नहीं है, टीचर पढ़ाता नहीं है, टीचर होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर होगा, वो पढ़ाएगा नहीं, और उसकी कॉस्ट पर क्या होगा कि हम ही लोग अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटीज से निकालकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी तरफ लेकर जाएंगे, हमारा जो पैसा है वो वहां लेकर जाएगा। जम्बुलकर साहब एक बात स्थापित कर रहे थे कि अब हमें उस भूमिका में आना पड़ेगा कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस खोलें, लेकिन क्या हमें पता है कि इन इंस्टीट्यूशंस को खोलने के लिए कितना हायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट होता है? एक मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए 5-6 हजार करोड़ रुपया लग जाता है। मुझे लगता है हमारी मूल निवासी बहुजनों की इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि हम 5-6 हजार करोड़ रुपया लगाकर अपने मेडिकल कॉलेजेस खोलें। हमारे पास एक ही ऑप्शन है इस लोकतंत्र में, जो हमें वोटिंग का लोकतंत्र बना है, कि हम मूल निवासी बहुजनों में उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वोटिंग जो राइट्स है उसके लिए जागरूकता बनाएं। और जागरूकता बनाने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को हमें पॉलिटिकल एजेंडा बनाना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनेगा तब तक ना तो हम नीति को बनाने की स्थिति में होंगे और लागू करने की तो दूर की बात है। तो हमें इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना पड़ेगा, और पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के बाद एक दिन होगा जब हमारी नीति भी बनेगी और उस नीति को हम लागू भी करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।